असम के 2026 असेंबली इलेक्शंस में 126 कंस्टिट्यूएंसीज का नतीजा एक ऐसे डेटा पॉइंट पर टिका है जो सभी पुराने अनुमानों एस्टिमेट्स को पीछे छोड़ देता है। इस इलेक्शन की सबसे बड़ी विशेषता है रिकॉर्ड ब्रेकिंग 85% वोटर टर्नआउट। पोलिंग स्टेशंस पर दिखने वाली ये मैसिव भीड़ राज्य के पॉलिटिकल बिहेवियर में एक असाधारण अनयूजुअल बदलाव को दर्शाती है। असम की इलेक्टोरल हिस्ट्री में इतनी बड़ी संख्या में मतदान होना एक रेयर इवेंट है। पिछले दशकों के कंपैरिजन में 85% का ये आंकड़ा एक सिग्निफिकेंट बिहेवियरल स्पाइक है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। इस फिनोमेना को समझने के लिए हमें दो फोर्सेस के इंटरैक्शन को डीकंस्ट्रक्ट करना होगा, एक्सप्लोसिव डेमोग्राफिक मोबिलाइजेशन और राज्य की इलेक्टोरल बाउंड्रीज का नया मैपिंग सिस्टम। जब मतदान का प्रतिशत 80% को पार कर जाता है तब पारंपरिक ट्रेडिशनल एंटी इनकम्बेंसी मॉडल्स की सटीकता कम हो जाती है। इतने बड़े वॉल्यूम में वोटर का बाहर निकलना उन स्ट्रक्चरल बदलावों का नतीजा है जो ग्राउंड लेवल मैप पर पहली बार दिख रहे हैं। इन बदलावों का आधार है पोस्ट 2021 का डीलिमिटेशन एक्सरसाइज, जिसने राज्य के इलेक्टोरल लैंडस्केप के लिए एक फाउंडेशनल रीसेट का काम किया। बाउंड्रीज रीड्रॉ होने से 126 कंस्टिट्यूएंसीज का भौगोलिक यानी जियोग्राफिकल स्वरूप बदल गया, जिसने विभिन्न वोटिंग ब्लॉक्स के राजनीतिक प्रभाव यानी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इस मैपिंग ने हर पॉलिटिकल पार्टी के बेसलाइन इलेक्टोरल मैथ को बदल दिया है। हर कंस्टिट्यूएंसी में अब एक नया डेमोग्राफिक इक्वेशन है, जहां किसी के लिए नए एडवांटेजेस जुड़े हैं और किसी ने अपने पुराने बेस को लूज किया है। फिजिकल बाउंड्रीज बदलने की वजह से 2021 से पहले के इलेक्शन डेटा को आज के सीट बाय सीट प्रिडिक्शन के लिए इस्तेमाल करना काफी मुश्किल है। पुराना डेटा अब नए मैप पर सटीक नहीं बैठता। डीलिमिटेशन ने असम में एक डे जीरो सिचुएशन क्रिएट कर दी है। हिस्टोरिकल इलेक्टोरल एडवांटेजेस अब रेलेवेंट नहीं रहे और इसने 2026 के कॉन्टेस्ट को एक हाईली वॉलेटाइल मोड में डाल दिया है। वोटर बिहेवियर को एनालाइज करने के लिए हमें राज्य के कोर कंसर्न्स को एक इशू मैट्रिक्स में डिवाइड करना होगा, जिसके दो क्लस्टर्स हैं, आइडेंटिटी और डेवलपमेंट। आइडेंटिटी क्लस्टर में सबसे पहला फैक्टर है इन्फिल्ट्रेशन का हिस्टोरिकल फ्रिक्शन और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स (NRC) का मुद्दा, जो असम की सोशियो पॉलिटिकल लाइफ का एक मूल हिस्सा है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट (CAA) के इम्प्लीमेंटेशन ने वोटर सेंटिमेंट में एक नया उबाल पैदा किया। मशालों के साथ होने वाले ये प्रोटेस्ट्स उस इंटेंसिटी को दर्शाते हैं जो वोटिंग के दिन बॉक्स में रिफ्लेक्ट हुई। NRC और CAA के प्रभाव को इंडिजिनस पॉपुलेशन अपनी डेमोग्राफिक सर्वाइवल के सवाल की तरह देखती है। ये मुद्दा सीधे तौर पर आसाम अकॉर्ड के उन वादों से टकराता है जो इंडिजिनस आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए किए गए थे। अब बात करते हैं डेवलपमेंट क्लस्टर की। आइडेंटिटी के परे राज्य के सामने कई गंभीर इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं जो वोटर की डिसीजन मेकिंग को प्रभावित करता है। इनमें सबसे बड़े चैलेंजेस हैं रिसोर्स मैनेजमेंट और हर साल आने वाली बाढ़ की तबाही। सबमर्ज्ड हाउसेस की ये तस्वीर हर साल होने वाले स्ट्रक्चरल लॉस की एक झलक है। सालाना आने वाली ये बाढ़ एक निरंतर इकोनॉमिक ड्रेन की तरह काम करती है। इसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर रीसेट होता है और नए कैपिटल फॉर्मेशन की स्पीड धीमी हो जाती है। आइडेंटिटी और इकोनॉमिक्स के बीच ट्राइबल राइट्स एक ऐसी ब्रिज इशू की तरह काम करते हैं जिसमें लैंड राइट्स और रिसोर्स मैनेजमेंट दोनों शामिल हैं। शेड्यूल 6 रीजन्स के वोटर्स इस इशू मैट्रिक्स को जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसी से अलग तरीके से देखते हैं। उनके लिए ऑटोनॉमी और आइडेंटिटी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आइडेंटिटी प्रेजर्वेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच की ये फ्रिक्शन बहुत ही रिजिड और नॉन ओवरलैपिंग वोटिंग ब्लॉक्स तैयार करती है, जिन्हें नेविगेट करना हर लीडर के लिए एक बड़ी चुनौती है। इस नए इलेक्टोरल मैप पर डोमिनेंस बनाने के लिए दो अलग-अलग स्ट्रैटेजीज सामने आई हैं। एक इनकम्बेंट सरकार की एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच और दूसरी ऑपोजिशन की ग्रीवेंस अप्रोच। बीजेपी की कमान हिमांता बिस्वा शर्मा के हाथ में है, जिनका मॉडल एडमिनिस्ट्रेटिव डिलीवरी पर फोकस करता है। शर्मा का मॉडल लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और हाई विजिबिलिटी डेवलपमेंट पर टिका है, जिसे वो गवर्नेंस की एफिशिएंसी की तरह पेश करते हैं। इसके साथ ही बीजेपी ने टारगेटेड वेलफेयर स्कीम्स के जरिए एक सॉलिड बेसलाइन वोट कंसोलिडेट किया है। डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम्स ने ग्राउंड लेवल पर एक लॉयल बेनिफिशियरी बेस तैयार किया है। हालांकि इस इनकम्बेंट मॉडल को नए ड्रॉन डिस्ट्रिक्ट्स में लोकलाइज्ड एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ सकता है, जहां पुराने पॉलिटिकल इक्वेशंस अब इफेक्टिव नहीं रहे। ऑपोजिशन की तरफ से गौरव गोगोई के नेतृत्व वाला अलायंस एक अलग टैक्टिकल अप्रोच के साथ मैदान में है। गोगोई की स्ट्रैटेजी एंटी CAA सेंटिमेंट के अलग अलग पॉकेट्स को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर एग्रीगेट करने की है, ताकि ऑपोजिशन वोट स्प्लिट ना हो। अलायंस ने स्पेसिफिक जियोग्राफिक जोन्स में ट्राइबल राइट्स और आइडेंटिटी प्रेजर्वेशन को अपना मेन प्लैंक बनाया है, ताकि वो शेड्यूल 6 एरियाज में बीजेपी को चैलेंज कर सके।
इसके अलावा ऑपोजिशन राज्य में जॉब स्कैसिटी और इकोनॉमिक डिस्ट्रेस जैसे मुद्दों को इनकम्बेंट सरकार के खिलाफ यूज कर रहा है। शर्मा का मॉडल स्ट्रक्चरल वेलफेयर कंसोलिडेशन पर रिलाई करता है, जबकि गोगोई का मॉडल बिहेवियरल ग्रीवेंस एग्रीगेशन के जरिए रिजल्ट्स निकालने की कोशिश कर रहा है। इस 85% टर्नआउट को डेमोग्राफिकली ब्रेक करें तो दो मेन वेक्टर्स हैं, विमेन और यूथ। महिलाओं के मतदान में वृद्धि स्टेट की वेलफेयर और कैश ट्रांसफर पॉलिसी से जुड़ी है। यूथ सेगमेंट का टर्नआउट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज और आइडेंटिटी की असुरक्षा का नतीजा है। एम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस और CAA NRC के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स की चिंता ने युवाओं को पोलिंग स्टेशंस तक आने के लिए मोटिवेट किया है। 85% टर्नआउट का मतलब है उन डेमोग्राफिक्स का मोबिलाइजेशन जो आमतौर पर इलेक्शन के पेरिफेरल हिस्से होते हैं। जब महिला और युवा पूरी तरह से बाहर निकलते हैं तभी ऐसे आंकड़े हासिल होते हैं। ये पेरिफेरल सर्ज पार्टी के ट्रेडिशनल कोर लॉयलिस्ट वोटर्स की प्रिडिक्टेबल वोटिंग से बिल्कुल अलग इम्पैक्ट क्रिएट करता है। ये नए वोटर्स ही फाइनल विनर तय करेंगे। इस इलेक्शन का रूल सिंपल है, जिसने इस पेरिफेरल सर्च के बिहेवियर को सही तरीके से मॉडल किया वही डेलिमिटेशन के बदले हुए इक्वेशंस में सर्वाइव करेगा। अब इन दो वेरिएबल्स को मर्ज करते हैं, डेलिमिटेशन का स्ट्रक्चरल रीसेट और 85% टर्नआउट का बिहेवियरल स्पाइक। इस सिंथेसिस से दो आउटकम संभव हैं। सिनेरियो ए, अगर ये टर्नआउट वेलफेयर डिलीवरी का समर्थन है तो ये क्लियर इनकम्बेंसी रिटेंशन की तरफ इशारा करता है। सिनेरियो बी, अगर ये टर्नआउट आइडेंटिटी और अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ एक वेव है तो ये ऑपोजिशन विक्ट्री का रास्ता साफ करेगा। नए मैप की वजह से जीत और हार का नतीजा बहुत ही नैरो मार्जिन्स पर डिपेंड करेगा, खासकर उन नए स्विंग सीट्स में जहां बाउंड्रीज पहली बार रीड्रॉ हुई हैं। असम 2026 एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को वैलिडेट करता है। डेमोग्राफिक्स चैनल्ड थ्रू फिजिकल बाउंड्रीज डिटर्मिन द एक्चुअल इलेक्टोरल आउटकम। UPSC एस्पिरेंट्स, ये इलेक्शन GS2 का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है। डेलिमिटेशन को RPA और आर्टिकल 82 से जोड़ें। CAA NRC डिबेट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल सिटीजनशिप और पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स में एनालाइज करें और बाढ़ तथा ट्राइबल राइट्स को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और शेड्यूल 6 से कनेक्ट करें। इलेक्शंस को इस स्ट्रक्चरल लेंस से देखने पर ही आप सटीक एकेडमिक इंसाइट्स डेवलप कर पाएंगे जो मेन्स आंसर राइटिंग के लिए जरूरी हैं। रियल वर्ल्ड इलेक्टोरल वॉलेटिलिटी इंडियन फेडरलिज्म के लिए एक गंभीर एग्जामिनेशन की तरह काम करती है। इस फ्रेमवर्क को समझना ही आपकी एग्जाम प्रिपरेशन की सही दिशा है। पढ़ाई जारी रखें। जय हिंद।